नमस्कार। अपने इंडिया पॉलिटिक्स 2 चैनल पर आपके साथ अजय कुमार झा। आज की बात एग्जिट पोल पर ही होगी। एग्जिट पोल तो कल ही आ चुके हैं। कल लास्ट चुनाव भी थे। उस विषय पर काफ़ी कुछ आपकी नज़रों से भी गुजरा है, हम भी देख रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग व्याख्याएं कर रहे हैं। अलग अलग एग्जिट एजेंसीज अलग अलग तरीके से बातों को रख रही हैं। अब एक दो दिनों की बात है, परंतु एक बात तो मानना पड़ेगा कि एग्ज़िट पोल और उसके जो रिज़ल्ट आते हैं और रियल जो रिज़ल्ट आते हैं 2-3 दिनों के बाद, ये 3 दिन का जो या 4 दिनों का जो नॉर्मली जो पीरियड होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड होता है। उसमें सारे एकेडमिशियंस, सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे एक्टिविस्ट अपने सारे ज्ञान का पिटारा खोल करके बैठते हैं, अपनी अपनी तरह से बातों को रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। यहाँ बहुत कुछ होता है। यह बात समझने वाले समझ सकते हैं। अलग अलग नैरेटिव्स, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो ब्रांड है उस तरह से लोग उसे चलाते होते हैं। यह भी सच है। ग्रुप है जो एग्ज़िट पोल लेने का जो तरीका है वह भी अलग अलग सैम्पल साइज़, अलग अलग जो पर्पसिव तरीके से ले रहे हैं या रैंडम तरीके से ले रहे हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो क्या सर्वे मेथड कर रहे हैं या सैम्पलिंग से कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये सब हमारे जनरल डिबेट में आती नहीं हैं। कुछ लोग टेलीफोन से कर लेते हैं एग्ज़िट पोल, कुछ लोग अपने लोगों के माध्यम से जो जहाँ जहाँ भी फील्ड में है उससे कर लेते हैं। कुछ लोग घूम जाते हैं और वहाँ से जो बातें उन्हें समझ में आती है उससे भी एग्ज़िट पोल कर लेते हैं। इसका कोई यूनिफॉर्म साइंटिफिक मेथड जो एकेडमिशियंस पूरी दुनिया में जो इस्तेमाल करते हैं वो एक अलग तरीका है। बाय एंड लार्ज ये लोग भी वही कहते हैं कि हम भी वही तरीका अख्तियार करते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क आता है, और फ़र्क आता है तो बेइंतहा आता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ भी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अपने हिसाब से एग्ज़िट पोल भी करते हैं। न्यूट्रलिटी की बात तो सभी करते हैं, और अगर वो करेंगे नहीं तो उनके एग्ज़िट पोल का कोई अस्तित्व रह भी नहीं जाएगा। और अगर देखिए तो ठीक है, किसी भी चीज़ को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे न्यूट्रल कह सकते हैं, तो वह उस तरीके से तो सभी हैं। परंतु आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ ग्रुप्स ऑफ एग्जिट पोलस्टर्स एक तरह के रिजल्ट देते हैं बाय एंड लार्ज, और कुछ दूसरे तरह के देते हैं। जो दूसरा नैरेटिव चलता है उनका एक तरह का कॉमन आता है। और जहाँ मार्जिनल इस तरह के जो कंटेस्ट होते हैं, वहाँ जहाँ ऐसा लगता है कि थोड़े से उलट पलट हो सकता है, तो लोग अपने हिसाब से फिर वहाँ के एग्जिट पोल कई बार आप देखेंगे कि वो उस तरह से आता नहीं है जो एक्सपेक्ट लोग करते होते हैं। और तीसरी बात जो वो भी कोई कम इम्पॉर्टेंट नहीं है कि जितनी व्याख्याएं होती हैं वो हर एक व्याख्या हर एक इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से करता है। और दिखता तो ये बड़ा सिंपल है, परंतु उतना सिंपल होता नहीं है। और सच पूछिए तो ये बहुत ही सिंपल होना भी चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। हम और आप एक्चुअली सच पूछिए तो क्या है, जनता है। हमें और आपको भी वोट देने जाना होता है। बस खुद से जानिए पराये दिल का हाल। इतनी सी सिंपल सी बात होती है, उस पर दुनिया भर के जो एकेडमिया से लेकर के सारे जो कंसर्न लोग हैं उसमें अपने विचार देखते हैं, और अपने अपने तरीके बड़े बड़े विद्वान लोग बड़े बड़े वो खोल देते हैं, वो डेटा का जो पिटारा होता है वो खोल देते हैं कि इतना कुछ प्राइस राइज हो रहा है, इतना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। बहुत कम लोग होते हैं जो डेटा का पर्टिकुलर सोर्सेस बताते हैं, पर वो बताते हैं जो जनरल उनके दिमाग में बैठी होती हैं बातें, वो उसको करते हैं, पिटी पिटाई बातें। आज भी बहुत सारे लोग इस वो जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसको भी आज तक ढो रहे हैं, और उसका कोई ऐसा प्रामाणिक अलग अलग तरीके से। अब डेटा एक ऐसी चीज़ है, स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है कि आप उसे जिस एंगल से देखेंगे
वो उस तरह से उसे आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, परंतु उन विषयों में मुझे नहीं जाना है। मैं जिस बात पर आना चाहता हूँ, थोड़ा समय लगा यहाँ तक पहुँचने में, वो ये कि ये जो एग्ज़िट पोल बता क्या रहा है। एग्ज़िट पोल जो इन 5 राज्यों के विषय में कह रहा है, जो 2024 के चुनाव के पहले के होने हैं, उसमें एक बात हमें अवश्य समझना है कि इसे मोदी जी के कंटेक्स्ट में लोग देख रहे हैं, पहली बात, जो एक बड़ी भूल है। चलिए, ये मेरा मानना है, आप में से कई लोग इसे नहीं मान सकते हैं यह बात, और ये आप उसे सिद्ध भी कर सकते हैं। मैं भी अपनी बात सिद्ध कर सकता हूँ। तो चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से, चूँकि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं अपना एनालिसिस करता हूँ और ये मेरे विचार होते हैं, और इसमें विभेद हो सकते हैं, इसमें जो एंड रिजल्ट हैं वो उसमें त्रुटियां हो सकती हैं, परंतु विचार तो विचार हैं, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, तो वो है। तो पहली बात कि लोग इसे मोदी जी से जोड़ रहे हैं, मेरे हिसाब से मोदी जी से जोड़ने का तो यह है नहीं। और दूसरी बात कि कुछ लोग इसे इस रूप में देखते हैं कि ये मसला मूलतः जातिगत है। आप जितने भी आप देखें, जितने भी मीडिया चैनल्स इन सब बातों को देखते हैं और रखते हैं, उसमें जो बेसिक उनका जो फोर्स ऑफ, जो उनका रीइंफोर्स्ड जो इम्फेसिस होता है, वो सिर्फ ये होता है कि कितनी जाति के लोग किधर हैं, किस राज्य में हैं, और उसी हिसाब से वोट पड़े होंगे। किस धर्म के लोग, धर्म में हिंदू धर्म में तो बस बात एक सीधी सी हो गई, हिंदू धर्म, लेकिन वहाँ सिर्फ हिंदू धर्म में होता नहीं है, वहाँ तो फिर जातियों पर बातें आ जाती हैं। आप एक चैनल नहीं बता सकते हैं जहाँ जातियों पर, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, मैं उसका दावा नहीं करता कि जातियों पर लोग उसे इंटरप्रेट नहीं करते हैं कि जातियों के आधार पर ही वोट पड़े हैं। अब बताइए, 2023 में भी जातियों पर ही वोट पड़ रहे हैं, जबकि हमारा लिटरेसी रेट आज कितना बढ़ चुका है। अगर आप 73% के आसपास हम अपने लिटरेसी रेट पर चल रहे हैं, हमारे यहाँ जो जिस तरह से पेनिट्रेशन हुआ है मीडिया का, और जिस तरह से ग्लोबल एक रीच बढ़ा है लोगों का एक दूसरे को देखने, समझने और बातों को रखने का, तब भी लोग जातियों पर ही उसका विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि वो सूट करता है। हिंदू धर्म को जातियों में बांटकर देखना सबों को सूट करता है। यह बात सही है कि कुछ उसके इम्पैक्ट जरूर पड़ते हैं, परंतु अगर कोई ऐसा टॉप लीडर आ जाए तो वो जातियों के आधार पर ही उसे वोट पड़ेंगे, ऐसा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। बजाय इसके कि जातियों पर लोग उसका निर्णय करें, कहाँ गलतियाँ होती हैं। लोग आज भी कह रहे हैं अब ओबीसी में मोदी जी को ओबीसी का माना नहीं जाता है। सबसे पहले एक ये भी ट्रेंड है। अब जब ओबीसी की बात लोग करते हैं तो ओबीसी लीडरशिप में सामान्यतया बातें होती हैं, बाकी सभी लोग जो मोदी जी से इतर हैं वो मोदी जी तो ओबीसी है नहीं, मतलब कुछ ऐसी ही व्याख्या अपोजिशन पार्टियां करती हैं। मतलब करती क्या है, मतलब रखती हैं कुछ ऐसे कि बस जो कुछ भी है वो उधर ही है, अपोजिशन खेमे में ही है। ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि वहाँ भी ओबीसी नेताओं का वर्चस्व है, और इधर भाजपा में भी है, शीर्ष नेतृत्व भी है। तो अब उसी आधार पर होगा। और अब आजकल वो कास्ट सेंसस वाली बातें चल चुकी हैं, चल पड़ी हैं, तो अब उसके कंटेक्स्ट में होती हैं कि अभी जो हो रहा है, क्या किस जाति के लोग, अच्छा ओबीसी का मसला चल रहा था तो वो उस आधार पर हम देखेंगे कि किस ब्राह्मण ने क्या दिया, क्षत्रिय ने क्या दिया, और जाति के लोगों ने क्या दिया, उस इधर और दिया होगा, कुछ इस तरह से माना जाता है। भाई मुझे तो कहना है कि आप ये देखें कि जातियों का कंटेक्स्ट आप पहले किनारे करिए, लोगों का एज ग्रुप से भी तो देखिए, लोगों के एस्पिरेशंस, एज, लोगों के एजुकेशंस को भी तो देखिए, लोगों के जो जेंडर को भी तो देखिए। ये सब चीज़ें फैक्टर करती हैं, इसे फैक्टर इन किया जाना चाहिए। इसलिए कि जो अगर मान लीजिए कि कोई क्षत्रिय है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, या कोई मध्यम जो से हम कह सकते हैं कि बनिया समाज है, या और भी कोई समाज है,
मौर्य समाज है, कुछ भी, तो या फिर अगर हम दूसरी जातियों की बात कर लें, तो क्या अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं जो किसी एक जाति के लड़के जो 20-22 वर्ष के हैं और वो अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर उनकी जो अपनी समझ है, क्या दूसरी जाति के लोगों के उसी एज ग्रुप के लड़के से फ़र्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता है, परंतु वो हमारी व्याख्याओं में सामान्यतः आता नहीं है। गलतियां यहाँ भी होती हैं इस वजह से। तीसरी बात कि धर्म पर और जाति पर बात होती है। अगर धर्म और धर्म पर ही होना होता तो भाजपा कभी नहीं आती, क्योंकि भाजपा को तो लोगों ने मान ही लिया है कि वो हिंदुओं की पार्टी है। तो कितना भी अब हिंदुओं की संख्या हमारे देश में काफ़ी घटी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो फिर भी इतना तो है ही कि वो किसी एक पार्टी को ओवरऑल मतलब लैंडस्लाइड करवा दे। वैसा होता नहीं है। फिर आप कहेंगे वो जातियों के कारण बढ़ जाता है, तो जातियों के कारण बढ़ जाता है तो ये दूसरे धर्म के लोगों में क्यों नहीं होता है? वहाँ भी तो जातियों का मसला है, इसे भी देखने की आवश्यकता है। तीसरी बात यह है कि जो कुछ भी होना है, अगर भाजपा के कंटेस्ट में होना है तो मोदी जी के ही कंटेस्ट में होता है। लोकल लीडरशिप से कुछ लेना देना नहीं है। अरे भैया, लोकल लीडरशिप का भी इम्पैक्ट पड़ता है, उसे भी देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी लीडरशिप कुछ राज्य में तो है, लेकिन कई अन्य राज्यों में उस तरह से नहीं है कि वो उसे जो कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी करवा पाए। प्रो इनकम्बेंसी तो अब हमारे जो डिस्कोर्स है उसे बाहर हो गए। अब तो जब भी बात होती है एंटी इनकम्बेंसी, अरे भैया, सत्ता जिसके पास है तो प्रो इनकम्बेंसी की भी तो बात करिए। और वो अगर नहीं कर पाती है तो ये तो सोचने वाली बात है कि वहाँ की लीडरशिप में कहीं तो दोष है। तीसरी बात, ज़्यादातर पार्टियाँ, उसमें भाजपा पीछे नहीं है, कि वो लास्ट आवर में इलेक्शन से पहले आकर के फीता कटना शुरू होता है। हजार करोड़, इतने करोड़ की राशियाँ वो दी जाती हैं किसी एक राज्य को। ये बात 5 साल पहले क्यों नहीं आपने करा? वो तो करना चाहिए होता है। तो इससे इम्पैक्ट खराब होता है, इसका इम्पैक्ट सही नहीं पड़ता जनता के बीच कि आप लास्ट आवर में इस तरह की बातें करते हैं। ये भाजपा को भी समझना है, दूसरी पार्टियों को भी समझना है। जहाँ मुझे लगता है वहाँ भी गलतियाँ होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय प्राइड को तो बिल्कुल ही ख़त्म माना जाता है। वो तो एज इफ की कोई इशू ही नहीं है। तो जब वो कोई इशू ही नहीं है, जितने डिविजिव फोर्सेस हैं वही इशू बनते हैं, और इसमें कई पार्टियां गलती कर बैठती हैं, इसलिए भी इंटरप्रिटेशंस गलत हो जाते हैं। तो इंटरप्रिटेशंस गलत होने के कई फैक्टर हो जाते हैं। अब फिर मैं आ रहा हूँ कि जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करिए तो मध्य प्रदेश में कुछ जो एजेंसीज तो सीधे सीधे भाजपा की सरकार बना रही है, लेकिन कुछ दूसरे हैं जो उसे नेक टू नेक फाइट बता रही है। दोनों ही स्थिति हो सकती है, चूँकि लाडली योजना को जितना एम्फेसाइज किया गया और वो भी जितना लेट उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा होगा, तो वो भी तो देखने की ज़रूरत है। नेक टू नेक फाइट अगर वहाँ हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है? अगर 10-15 साल से आपकी सत्ता, 15 के 18 साल से आपकी सत्ता वहाँ है, ऐसा क्यों हो रहा है? सड़कों की हालत देखिए, बहुत ही बुरा है। बड़ी बड़ी बातें तो होती हैं, लेकिन छोटी बातों को न बड़ी पार्टियां ध्यान देती हैं न छोटी पार्टियां ध्यान देती हैं, और जो छोटी पार्टी ध्यान दे रही है वो आगे बढ़ भी रही है। आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। भले ही वो कितना कर पा रही है ये अलग बात है, लेकिन उसने भी तो काफ़ी कुछ शोर मचाया हुआ है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ तो वहाँ, और उसका उन्हें फ़ायदा मिल रहा है, अब वो भी है। इसके अलावा अब जैसे तेलंगाना में अगर कांग्रेस की कभी सत्ता बनी नहीं और वहाँ उसकी सत्ता आने की संभावना कई मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, तो ये क्या भाजपा के लिए एक सबब का एक मजबूत रीज़न नहीं है रीथिंकिंग करने का? अब आप कहेंगे कि हम तो थे ही नहीं। अरे भैया, आप थे नहीं, जब थे नहीं तब थे नहीं, पर अब तो हैं। अब तो आप सत्ता में देश में पिछले 9-10 साल से हैं, और इसके अलावे भी कई राज्यों में उसके पहले से भी हैं। तो आपको तो ग्राउंड वर्क पर जाना, और कम्युनिकेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका लैंग्वेज का है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। उनके टॉप लीडर्स जब भी जाएंगे हिंदी में भाषण करेंगे,
तो कैसे होगा? आप कम्युनिकेट तो नहीं करेंगे। लोकल लीडरशिप आपने उस तरह से बिल्ड किया नहीं है, और ये एक लंबा कोर्स है। आप उस तरह से तैयारी भाजपा की है भी नहीं, सॉदर्न। और आप रीजनल भाषा को बढ़ाने में लगे हुए हैं। रीजनल भाषा बढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन उस तरह से करिए भी तो। वैसा तो कुछ होता नहीं है, समझ में भी नहीं आती। तो एक वो भी उनकी भी मजबूरी है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक समस्या है जो जिससे भाजपा जूझ रही है, और जिसका फ़ायदा कांग्रेस ले रही है। कांग्रेस के भी बड़े नेता वहाँ जाकर कोई वहाँ की भाषा में बात नहीं करते, ये बात भी सच है, परंतु उनका इतना बड़ा बेस बना हुआ है वहाँ के नेताओं से कि वो अपनी भाषाओं में कम्युनिकेट करके लोगों को बातें बताते हैं। तो और वो आपके पास नहीं है, और वो पता नहीं किस, और एक लंबा 100 साल का प्लान लेकर चलेंगे और 25 साल में आप डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे, तो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, और वैसे भी जो दिखती हैं वो बिकती हैं। स्पीचेज वोंट गिव यू रिजल्ट, एक्शंस वुड। दिखती यही है कि रेलवे की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है, आज भी टिकट नहीं मिलते हैं, आज भी स्टेशंस गंदे हैं, बड़े बड़े स्टेशंस गंदे हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता है। जो दिखता है वो बिकता है, ये भाजपा को समझना पड़ेगा, और ये सब मैटर करता है। लेकिन दूसरी पार्टियां इन्हीं चीज़ों को जो ठीक से प्रमोट कर लेती हैं, वो देखिए अब तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है। अगर यह सच है तो मैसेज बहुत क्लियर है और साफ है कि फिर इस तरह से भाजपा आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आप हरियाणा की ही बात ले लीजिए। हरियाणा में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, उसमें तो थोड़ी कमी ज़रूर है, वो तो दिखना होगा। हालांकि वहाँ अभी चुनाव तो हो नहीं रहा है, लेकिन इसका चुनाव 24 में तो सबको फेस करना है ना। तो ये एक वार्निंग है बड़ी पार्टियों के लिए, और छोटी पार्टियों के लिए एक इनकरेजिंग साइन है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। और खैर कांग्रेस तो छोटी पार्टी है नहीं, कांग्रेस तो टक्कर एक की पार्टी है। तो कांग्रेस सबसे बड़ी बात है कि अगर कांग्रेस, अब जैसे कई चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि वो राजस्थान में भी वो नेक टू नेक फाइट दे रहे हैं। बतलाइए, राजस्थान में नेक टू नेक फाइट अगर सचमुच हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, मुझे पता नहीं है, वो तो कल एक दो दिनों में पता लगेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए किसके लिए ज़्यादा चिंता की बात है। ये सब है, इसको भी देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में तो पहले से भी माना जा रहा था कि बघेल साहब तो वहाँ अच्छा करेंगे ही। कई चैनल्स उनका वहाँ दे रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल्स जो हैं जो दूसरे खेमे से आते हैं, वो वहाँ भी बघेल साहब को अच्छा टक्कर दिलवा रही है। तो ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसे हमें देखना और समझना है कि ये एग्जिट पोल क्यों गलत हो रहे हैं, या अगर हो भी रहे हैं तो एक खेमा का एग्जिट पोल अलग तरीके का क्यों देता है, दूसरे खेमा का अलग तरीके का क्यों देता है। और ये नहीं कह सकते कि वो खेमा अलग है या क्या है, परंतु जिस तरह से चीज़ें बटी खटी हैं उससे तो काफ़ी कन्फ्यूज़न ज़रूर पैदा होता है। ये मेरे विचार थे। अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं तो भी अच्छी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like my channel and share my channel. Thank you.